तो जय हिंद साथी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी यूनिवर्सिटी के वीवीआई क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखिए। संधि की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखिए। समास किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों में अंतर बताइए। मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज की इस एक वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और आसानी से उसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता नहीं होगा हम इस चैनल के माध्यम से उन सारे स्टूडेंटों को जो ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, 12th में है या 10th में है, उन सभी के लिए वीवीआई क्वेश्चनों को इसमें हम चर्चा करते हैं। जिससे आज ये हम एक स्टूडेंट नहीं, काफ़ी स्टूडेंटों को इस चैनल के माध्यम से उनको सहयोग मिला और उनके एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन लाए हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आने वाले एग्ज़ामों के लिए और जो अभी एग्ज़ाम चल रहा उन सभी के लिए आपको वीवीआई क्वेश्चन को चर्चा करेंगे और आपको उसका आंसर भी बताने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखिए। तो हिंदी जो है भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हम सभी को पता है कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है, ये तो पता है कि नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल किया जाता है। यानी हिंदी जो है वो भारत के सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषाओं में शामिल किया जाता है। किस भाषा को? हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम से हुआ है। यदि हिंदी भाषा कोई अचानक नहीं, वो बहुत लंबे समय के बाद हिंदी भाषा का परिणाम विकास हुआ है। हिंदी भाषा का मूल स्रोत संस्कृत से है। यानी हिंदी भाषा को अगर तोड़ा जाए या उसका मूल स्रोत देखा जाए तो संस्कृत से आती है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का व्यापक प्रयोग होता था, लेकिन देखा जाए तो प्राचीन काल में या प्राचीन काल में पूरा प्राचीन काल में देखा जाए तो संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन समय के साथ साथ संस्कृत से प्राकृत भाषा हुआ, प्राकृत भाषा का विकास हुआ, उसके बाद प्राकृत से आप भ्रंश भाषाएं विकसित हुई और अब भ्रंश से आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ। यानी भाषा का क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले संस्कृत चलती थी, उसके बाद प्राकृत आया, उसके बाद अपभ्रंश आया, उसके बाद हिंदी आया। हिंदी के विकास में शौरसेनी अपभ्रंश का विशेष योगदान माना जाता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हिंदी का प्रारंभिक रूप दिखाई देने लगा। हिंदी साहित्य का विकास को मुख्यतः 4 कालों में बांटा गया। यानी हिंदी साहित्य के विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में बांटा गया। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई ने हिंदी को लोकप्रिय बनाया। यानी भक्ति काल में कौन कौन बनाया उनको हिंदी भाषा को लोकप्रिय? तो कबीर हो गया, तुलसीदास हो गया, मीराबाई, ये सब क्या किया कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाया। रीति काल में काव्य और श्रृंगार का विकास हुआ। और रीति काल में क्या हुआ कि काव्य और श्रृंगार का विकास हुआ। और आधुनिक काल में हिंदी गद्य को तेजी से विकास हुआ। जबकि आधुनिक काल में जो हिंदी का जो गद्य है वो बहुत तेजी से विकास शुरू हो गया। आज हिंदी भारत की राजभाषा बन गया। आज जो है, आज नहीं, आज से पहले आधुनिक काल में हिंदी राजभाषा बन गया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले हिंदी भारत की राजभाषा है। इस प्रकार हिंदी भाषा संस्कृत से विकसित होकर आज विश्व की प्रमुख भाषाओं में से अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। दूसरा आता है क्वेश्चन की संधि की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखिए। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़ना। जब दो वर्णों के मिलने से उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्णों को जोड़ते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम जोड़ेंगे कमे कर का और माँ, तो दो वर्ण को जोड़ें तो हो गया काम, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो जब दो वर्णों को मिलने से उनके रूप में जब परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विधा प्लस आलय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाता है विद्यालय, परिवर्तन हो गया। यहाँ आ और आ के मेल से परिवर्तन हुआ। यहाँ आ और आ के मेल से परिवर्तन हुआ है। संधि के प्रकार, तो संधि के कई प्रकार है। जैसे पहला आता है स्वर संधि। जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जिसमें स्वर आता है, दो स्वरों का मेल होता है, उसमें स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस अवतार, इसको कब पढ़ेंगे? राम अवतार, राम अवतार। विधा प्लस आलय, विद्यालय। दूसरा आता है व्यंजन संधि। जब व्यंजन और व्यंजन, जब व्यंजन और व्यंजन या स्वर के मेल से परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत्य प्लस जन हो जाता है सज्जन। उसी तरह उत प्लस
चारण हो जाएगा उच्चारण। इसी तरह तीसरा आता है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के बाद किसी वर्ण के आने पर परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए दुख प्लस खा, दुख, निह प्लस शुल्क, निःशुल्क। उसके बाद हम देखेंगे संधि के महत्व। संधि भाषा को सरल, मधुर और प्रभावशाली बनाती है। संस्कृत तथा हिंदी दोनों भाषाओं में संधि का विशेष महत्व होता है। तीसरा आता है समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो समास का अर्थ संक्षेप में, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा या सार्थक शब्द बनाए। सार्थक मतलब होता है शुद्ध शब्द या सही शब्द। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा या सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। परिभाषा देखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त यानी छोटे रूप को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र तो इसको कहेंगे राजपुत्र। अब देखो राजा और पुत्र दो शब्द हो गया, उसको जोड़ दिए तो हो जाएगा राजपुत्र। यहाँ चार शब्द के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह समास के प्रमुख प्रकार होते हैं, जैसे अवयवी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। दूसरा आता है तत्पुरुष समास, यानी जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। उदाहरण के लिए राजपुत्र, पुत्र यानी किसका पुत्र है तो राज का। गंगा जल यानी कहाँ का जल है तो गंगा का, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महापुरुष, नीलकमल। उसी तरह आता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद समान महत्व रखता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उम्मीद होगा कि वीडियो आप समझ रहे हैं कि जिसमें दोनों पद समान महत्व रखता हो उसे दो द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, जितना माता का महत्व है उतना पिता का है। इसी तरह दिन रात, जितना दिन का महत्व है उतना रात का महत्व है। उसके बाद आता है द्विगुणी समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगुणी समास कहते हैं। जैसे त्रिलोकी, त्रि मतलब तीन, तीन लोकी। पंचवटी, पंच मतलब पाँच। उसी तरह आता है बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, जब दोनों मिलाएंगे तभी होगा, नहीं तो कोई एक प्रधान इसमें नहीं है। दशानन। उसी तरह समास भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली तथा सुंदर बनाता है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों में अंतर बताइए। तो हिंदी भाषा में विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों का प्रयोग होता है। इनके आधार पर शब्दों को चार वर्गों में बांटा जाता है। पहले तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आया हो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आया और उसमें कुछ परिवर्तन ना हुआ हो तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, पुस्तक, तो ये सब डायरेक्ट संस्कृत में भी इसी तरह लिखा जाता है और हिंदी में भी लिखा जाता है। उसी तरह आता है तद्भव, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में आया हो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत में है और वो हिंदी में आता है तो जिस उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम तद्भव कहेंगे। जैसे अग्नि, अग्नि जब आया तो वही बन गया आग, तो ये हो गया क्या तद्भव। दंत आया तो ये बना दिया हिंदी में दांत, तो तद्भव। दुग्ध आया तो ये बन गया दूध, तो क्या हो गया तद्भव। इसी तरह आता है देशज। देशज शब्द वे शब्द है जो शब्द देश की स्थानीय भाषाओं से उत्पन्न हुआ हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे झोपड़ी, लोटा, खटिया, ये सब क्या है देशज, जो देश में विकसित हुआ हो। विदेशज, अब विदेशी से आप समझ गया हो कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आया हो उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल, स्कूल अंग्रेजी वर्ड है। स्टेशन अंग्रेजी है। अदालत फारसी है। कुर्सी अरबी है। अब अंतर सारणी, प्रकार, स्रोत, तत्सम, संस्कृत, तद्भव, संस्कृति से परिवर्तन। देशज में क्या हुआ स्थानीय भाषा, विदेशी में क्या हुआ विदेशीय भाषा चलता है। अब मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। मुहावरे और लोकोक्ति हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं और है भी है। दोनों भाषाओं को प्रभावशाली बनाता है, यानी दोनों भाषा को क्या करता है ये प्रभावशाली बनाता है। लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। मुहावरा, मुहावरा ऐसे शब्द है या ऐसे शब्द का समूह है जिसका अर्थ समान अर्थ से अलग होता है। जैसे आँखों का तारा, अत्यंत पीर व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा
जिसको पसंद है उसको आँखों का तारा कहते हैं। जैसे माँ अपने बेटों को आँखों का तारा कह सकता है, क्योंकि माँ का बेटा बहुत प्यारा होता है। नाक कटना यानी अपमान होना, हाथ पैर फूलना यानी घबरा जाना मुहावरे वाक्य का एक भाग होता है। लोकोक्तियाँ, लोकोक्ति वह कथन है जो किसी अनुभव, शिक्षा या सत्य को उदाहरण व्यक्त करता हो। जैसे जो जैसा बोएगा वैसा काटोगे, जहाँ चाहे वहाँ राह। मतलब क्या होगा कि जैसे करनी वैसे भरनी, जैसा तुम काम करोगे वैसे तुमको फल मिलेगा। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, धीरे धीरे जाओ ताकि कोई परेशानी ना आ जाए। लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है और मुहावरा लोकोक्तियों में अंतर होता है। मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर, वाक्य का भाग होता है जबकि यह पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा क्या होता है कि वो वाक्य का भाग होता है, जबकि लोकोक्ति क्या होता है वो पूर्ण वाक्य होता है। अर्थ आचनिक होता है, जबकि इसमें क्या होता है लोकोक्ति में अनुभव आधारित शिक्षा देती है। इसमें संक्षिप्त होता है, इसमें अपेक्षाकृत विस्तृत होती है। भाषा को रोचक बनाता कौन? मुहावरा, जबकि ये जीवन को संदेश देती है। तो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि मुहावरा और लोकोक्तियों हिंदी भाषा की सुंदरता बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा अधिक प्रभावशाली, रोचक और अर्थपूर्ण बन जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और ऐसी वीडियो लाऊं ताकि अपने आपके एग्ज़ामों में काम आ सके। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।